विधान परिषद उपचुनाव के लिए स्वर्गीय तारिक अनवर की तनवीर अनवर की पत्नी ने किया नामांकन। सीएम नीतीश ने की मौजूदगी में भरा पर्चा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर आ सकता है फैसला। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीएम को बिहार की सत्ता से हटाना जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पीएमसीएच से अपराधी फरार हो गया। जी हां, खबर बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल की है, जहां अपराधी फरार हो गया। बता दें कि नाबालिग अपहरण के मामले में सिवान के जेल में बंद था और इलाज के लिए उसे टाटा वार्ड में भर्ती कराया गया था। ऐसे में उसकी सुरक्षा यानी अपराधी की सुरक्षा में 6 पुलिसकर्मी तैनात थे और इसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर अपराधी फरार हुआ। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है पुलिसकर्मियों के रवैये पर, पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर। बता दें कि नाबालिग के अपहरण मामले में सिवान जेल में बंद अपराधी सुधांशु राय को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए टाटा वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां आरोपी फरार हो गया है। बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी छपरा का रहने वाला था और छपरा निवासी अपराधी फरार हो गया है और मंगलवार की सुबह पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती के दौरान शौचालय का बहाना उसने बनाया था। और आपको ये भी बता दें कि अपराधी की अभिरक्षा में 6 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके कैदी कैसे फरार हो गया, ये बड़ा सवाल है। 6 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा में तैनात होने के बावजूद अपराधी कैसे चकमा देकर फरार हो गया, ये बड़ा सवाल है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में, अपराधी की धरपकड़ में जुटी हुई है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े। राजेश जी, कहीं ना कहीं लगातार सिस्टम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमेशा ये दावे करते नजर आते हैं कि बिहार में अपराध बेहद कम हो चुका है और ऐसे में इन तरह की जो खबरें आती हैं उनके दावों की तो पोल खुलती नजर आती है। अपराधी फरार हो जाता है जबकि 6 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात थे। देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है शर्मिला। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं, चाहे पीएमसीएच हो या फिर बिहार के अन्य जिलों में, इस तरह की खबरें यहाँ से आती रही हैं कि अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया या उन्हें फिर कोर्ट परिसर में ले जाया गया, वहां से अपराधी भागते रहे। ये पहला वाकया नहीं है। सवाल ये है कि 6 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी अपराधी भाग जाता है, तो पुलिस की एक कार्यशैली पर सवाल उठता है कि कहीं न कहीं इन लोगों ने सुरक्षा में कोताही बरती है। ये एक बड़ी लापरवाही है और इस तरह की घटना अगर घट रही है तो ये बिहार पुलिस के लिए सोचने वाला विषय है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है। और जो एक चीज और भी आप देखेंगे, इन जो कैदियों को जब ले जाया जाता है पीएमसीएच या अन्य अस्पताल जहां भर्ती किया जाता है, वहां पर वैसे पुलिसकर्मी आप देखेंगे जो पूरी तरह से अनफिट होते हैं। वो बस खाना पूर्ति के लिए उन्हें दे दिया जाता है कि आप जाके देखिए, 2-4 लोग खड़े रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर कोई सुरक्षा नाम की, आप पटना पीएमसीएच में चले जाएं, वहां कई कैदी अभी भी भर्ती हैं, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा कर्मी जो मौजूद है उन्हें आप देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनसे क्या सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। तो ये एक मतलब उपेक्षापूर्ण रवैया है बिहार पुलिस का, जिसका फायदा अक्सर अपराधी उठाते रहे हैं। पीएमसीएच या कोर्ट परिसर से अपराधी फरार होते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बिहार पुलिस कभी भी गंभीर नहीं रही है। तरह की घटनाएं है पुलिसकर्मियों को, पटना एसएसपी को या फिर जो यहाँ के पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। राजेश जी, डीजीपी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि लगातार कार्रवाई की जाती है अपराधियों पर, जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं उन पे कार्रवाई होती है। इस तरह की कार्रवाई होती है कि जेल में बंद रहने के बावजूद भी, कैद सजा मिलने के बावजूद भी अपराधी फरार हो जाते हैं। तो क्या इस तरह की कार्रवाई से कोई फायदा होने वाला है? जिस तरह से कार्रवाई की बातें होती हैं बिहार में, लगातार जितने भी वरीय अधिकारी हैं वो यही बात कहते हैं, हमारे मुखिया जो है वो यही बात कहते हैं कि सजा मिलती है, कार्रवाई होती है। तो आखिर इस कार्रवाई का क्या फायदा? नहीं, देखिए, कथनी और करने में फर्क होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो वो काम करना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, बिहार पुलिस की जो कार्यशैली है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। आप देखेंगे इनके वरीय पदाधिकारी और अधिकारी हैं जो पुलिस मुख्यालय से बाहर नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि जो उनके मातहत जो काम करने वाले जो अक्सर पुलिसकर्मी हैं वो सुस्त आप देखेंगे। शाम में अगर पेट्रोलिंग करते आप देखेंगे तो ज्यादातर पुलिसकर्मी या तो गाड़ी में बैठे रहेंगे या गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो मोबाइल पे लगे रहेंगे। वही पटना पीएमसीएच की मैं बात कर रहा हूँ। उस पीएमसीएच में जहाँ कई कैदी भर्ती हैं और वहां से कैदी फरार हो जाता है, जो पुलिसकर्मी वहां तैनात किया जाता है वो ज्यादातर लोग अनफिट हैं। उनके पास ना अच्छी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे उनके पास सही तरीके से है ना, वहाँ तो हथकड़ी दी गई है तो वहाँ सही तरीके से काम कर रही। तो पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल है और इसको लेकर कभी भी बिहार पुलिस गंभीरता से इस पर काम नहीं करती है। हाँ, एक बात आप अक्सर देखेंगे कि समीक्षा बैठक की जा रही है, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जा रही है, लेकिन बस वो बैठक होती है, टी पार्टी आप उसे कह लें, टी पार्टी हुआ, खत्म हो गया और फिर हालात जस के तस बने हुए हैं। यही है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार आए दिन इस तरह की वारदात देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से बिहार पुलिस, बिहार के जो डीजीपी हैं, उन्हें गंभीरता से इस मसले पर सोचना चाहिए। आप एक चीज और भी गौर कीजिए कि जो पुलिसकर्मी कैदियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, दूसरी तरफ ये माननीयों की सुरक्षा पे लगाए हैं, दोनों में फर्क है जी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो यही बात है कि कैदी को लेकर अक्सर पुलिस का जो नजरिया है, अगर कोई हाई प्रोफाइल कैदी है तो बंदूकधारी दे जाते हैं, लेकिन जो सामान्य जो कैदी है उसको अक्सर आप देखिएगा तो लाठी पाटी उनके पीछे लगा दी जाती है, तो 4 लाठी डंडे लेकर खड़े होते हैं, तो उनके भरोसे उनकी सुरक्षा रहती है। पुलिस को चाहिए कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करे, अन्यथा बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहा है और जो धब्बा है तो हम कानून पर विश्वास। ऐसे में राजेश जी, ऐसे में जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त रहते हैं उन पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कैदियों को जो संरक्षण मिलता है, जो अपराध बिहार में बढ़ रहा है, उनके जिम्मेदार इस तरह के पुलिसकर्मी भी हैं जिनकी मौजूदगी में 6 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपराधी फरार हुआ। कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और ऐसे में यदि पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं होती है राजेश जी, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी? ये मानने के बाद, इस मामले को अब खबर चलाने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जो 6 पुलिसकर्मी थे उन पर सो कॉल्ड नोटिस होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई करने का जो सिलसिला है, अगर कोई पुलिसकर्मी सही तरीके से अपने आदेश का पालन, अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, प्रॉपर कार्रवाई करने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल है, जब तक वरीय अधिकारी और पदाधिकारी एसी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों पे नहीं होंगे, तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो आप अगर 2-4 पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड किया, फिर उसके बाद आप आराम से मुख्यालय में बैठ गए, तो काम वैसे नहीं होगा, सड़क पे आना होगा और जब तक वो सड़क पे नहीं आएंगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। राजेश जी, जब यहाँ अधिकारी मंत्री और विधायकों की नहीं सुनते हैं तो आम जनता के दुख को क्या समझेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, आम जनता का तो सवाल ही नहीं। आप किसी भी थाने में चले जाइए, बिहार के किसी भी थाने में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप थाने में जाएंगे कंप्लेन लिखाने के लिए तो कंप्लेन लिखने को कोई तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस, जो वर्तमान में आईएएस हैं, वो खुद थाने में अपना कंप्लेन लिखाने गए और उनका कंप्लेन नहीं हुआ। उसके बाद जो बिहार में बिहार पुलिस की जो थुथु हुई सबको पता है। तो आप जरा देखिए, यहाँ पे आईएएस अगर कंप्लेन लिखाने जाता है, वर्तमान आईएएस, उसका कंप्लेन नहीं लिखा जाता है। आम पब्लिक का जो कंप्लेन कितनी गंभीरता से पुलिस सुनती है, कितनी गंभीरता से लेती है, किसी से छुपा नहीं है। हम आप जाइए तो देखिए, ये 20 बार ये टहलाते हैं। तो आम पब्लिक को पूरी तरह से आप कह सकते हैं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो व्यवहार है आज भी बिहार पुलिस अपना रखी है। यही वजह है कि पब्लिक फ्रेंडली का जो दावा करने वाली बिहार पुलिस है, आज तक पब्लिक फ्रेंडली नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि
अपने आप को पब्लिक जो है पुलिस को देखते ही दूर हो जाती है। वो कभी भी अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती है। और जब तक जिस भी प्रदेश में और देश में पब्लिक और पुलिस के बीच में फ्रेंडली माहौल नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर जो अपराधी हैं वो सक्रिय होंगे और वो इसका फायदा उठाएंगे। तो बिहार में ये स्थितियां बनी हुई है और यहाँ पे की जो बिहार की जो पुलिस है, पुलिस की जो कार्यशैली है, वो पूरी तरह से अंग्रेजियतों की जो शैली रही, अंग्रेजों की जो शैली रही है 47 से पहले की जो पुलिस थी और आज की जो पुलिस है, बहुत ज्यादा आप इनके कार्यशैली में फर्क नहीं देखेंगे। तो यही वजह ये होगा कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों पे भी गाज गिरने की खबरें आ रही हैं और अब देखना ये होगा कि जो कैदी फरार हुआ है उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं, उस कैदी को गिरफ्तार फिर से किया जाता है कि नहीं, अब ये देखने वाली बात है। और बिहार में जब तक पब्लिक और पुलिस का फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है, कानून व्यवस्था चुस्त नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू से दिवंगत तनवीर अख्तर की पत्नी रोजिना नाजिश अख्तर ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। जेडीयू के दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी रोजिना अख्तर ने बिहार विधान परिषद में एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। जेडीयू के एमएलसी रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। ये रोजिना नाजिश हैं, जो उम्मीदवार हुई है जेडीयू की और पूरे एनडीए की। आप सबको मालूम है तनवीर अख्तर साहब एमएलसी थे और उनका निधन हो गया कोरोना के चलते। और फिर उसके मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ उसमें हम सब लोगों ने तय किया उनकी पत्नी इन्हीं को उम्मीदवार बनाए थे। सब तो विभाग ने उसका पूरा क्रॉस चेक करवाया है और कल 148 सैंपल जांच के लिए भेजा गया और आज सुबह ही मेरी जिलाधिकारी मधुबनी से भी बात हुई है। सभी के परिणाम आ गए हैं और सभी रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो जो क्रॉस चेक हम लोगों ने किया तो ये पाया हम लोगों ने कि वहां पॉजिटिव केसेस। और पूर्णिया में चिराग पासवान यानी लोजपा सांसद और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिराग पासवान ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ना तो अपने मंत्रियों की सीएम सुनते हैं और ना ही बीजेपी की सुनते हैं। चिराग ने यह भी कहा कि किसी फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ना तो अपनी पार्टी के नेताओं और ना ही मंत्रियों की राय लेते हैं और ना ही बीजेपी से कोई भी राय मशवरा करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कब सत्ता में थे बताएं हमको। गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में अब राम और रामायण को लेकर बहस छिड़ चुकी है। जी हां, जीतन राम मांझी जो कि हम सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का विवादास्पद बयान सामने आया है। मांझी के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें कि मांझी ने जो बयान दिया है उसमें राम को महापुरुष नहीं मानते हैं जीतन राम मांझी, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। मांझी के बयान पर बीजेपी ने उनसे सवाल किया है। बीजेपी का सवाल है कि जब वो राम को महापुरुष नहीं मानते तो अपने नाम में राम क्यों लगाया है
मांझी ने। तो बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हम सुप्रीमो हैं, एनडीए के घटक, एनडीए के दल का हिस्सा भी हैं, और ऐसे में लगातार जीतन राम मांझी जिस तरह से विवाद देते हैं, वो जिस तरह से बयान देते हैं, वो विवादों के घेरे में आते हैं। और इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया है वो बिहार की राजनीतिक गलियारे में उनके बयान से हड़कंप मच गया है। पुरुषोत्तम राम को उन्होंने ये कहा है कि वो उन्हें महापुरुष नहीं मानते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा भी सुनिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हम प्रवक्ता दानिश रिजवान जी जुड़े हुए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। तो दानिश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो जीतन राम मांझी का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। जी दानिश जी, एक आपसे सवाल है। जिस तरह से आपके सुप्रीमो ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि राम को वो महापुरुष नहीं मानते, वो राम जो कि हिंदू धर्म के लिए हमारे भगवान कहे जाते हैं, महापुरुष हम मानते हैं, पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पे हमें चलाते हैं। जीतन राम मांझी का ये बयान कितना सही लगता है आपको? जी देखिए, देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। कुछ लोग अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते हैं, कुछ लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग वाहेगुरु की जयकार करते हैं, कुछ लोग चर्च में जाकर पूजा करते हैं। तो अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप रोजा रखती हैं, आप कहेंगे नहीं रखते हैं। तो देखिए, राजनीति में या व्यक्तिगत जीवन में अगर हम जिनको मानते हैं उनकी आराधना करते हैं, हमारे लिए अगर कोई महापुरुष है तब ना आप जबरदस्ती ये कहिएगा कि हम महापुरुष मानते हैं, आप भी मानिए, ये गलत है। लेकिन दानिश जी, हिंदू धर्म में वो भगवान है और हमारे भगवान को इस तरह से भगवान के बारे में ये कहना कि वो राम पुरुष, वो महापुरुष नहीं है, ये कहने की जरूरत थी क्या उनको? क्या आपको लगता है कि राजनीति को धर्म से जोड़ने की जरूरत है? आप सवाल पूछिएगा कि रामायण के भगवान राम के महापुरुष है, उनकी जीवनी को क्लास में पढ़ाया जाना कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने उसी पर जवाब दिया कि उनकी जीवनी को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी नजर में महापुरुष नहीं। अब कोई व्यक्ति, हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते ना कि आपकी रिस्पेक्ट करिए, आपको महापुरुष कहिए। बहुत सारे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो हम उन पर थोप तो नहीं सकते हैं कि नहीं आपको मानना पड़ेगा कि ये राष्ट्रपिता है। थोप नहीं सकते हैं दानिश जी, लेकिन इस तरह से एक कह सकते हैं कि एक अनुभवी नेता है जीतन राम मांझी जी, और उनके इस तरह से के बयान से कहीं ना कहीं खलबली भी मची। और बीजेपी ये सवाल कर रहा है कि जब आप उन्हें महापुरुष नहीं मानते हैं तो अपने नाम में उन्होंने राम क्यों लगाया है? जीतन जी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका नाम जीतन राम मांझी उनके माता पिता ने रखा है, उन्होंने खुद से अपना नाम नहीं रख लिया है। उनके माता पिता ने कुछ सोच समझ के रखा होगा, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत बातों को रखने पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? एक वक्त था जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टोपी पहनाई गई थी तो उन्होंने पहनने से इंकार कर लिया क्या था? तो क्या हम ये मान लें कि धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचा दिया? उनकी मर्जी, वो पहने ना पहने। इस तरह की टिप्पणी कोई भी राजनीतिक दल अगर करता है तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात रखी है, इसमें बवाल मचाने की क्या जरूरत है? तो आपको लगता है कि जो बयान जीतन राम मांझी ने अपने धर्म को लेकर दिया है, जो भगवान है, हिंदू धर्म के भगवान कहते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत नहीं है? हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि आप रोजा नहीं रखती हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जबरदस्ती आप रोजा रखें। ऐसे तो सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम धर्म पे आ जाए तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी नहीं रखते हैं, जो हम भी नहीं रखते हैं सर। तो वही हम आपको कह रहे हैं ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ जी, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हैं। बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हैं, लेकिन अलग अलग धर्म के जिन्हें भी हम मानते हैं, जो हमारे भगवान है, जो हमारे अल्लाह ताला है, उनके बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते, वो भी पब्लिक डोमेन में जाके, सोशल मीडिया में जाके। मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक वक्त एक सभा में टोपी पहनाया जा रहा था, उन्होंने पहनने से इंकार कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि भाई धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचा दी, टोपी नहीं पहना तो
भाई उनकी मर्जी, वो पहने ना पहने, मेरी मर्जी, मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, मस्जिद जाऊं ना जाऊं, चर्च जाऊं ना जाऊं, गुरुद्वारा ना जाऊं ना जाऊं, मेरी मर्जी है। जबरदस्ती आप थोपने वाला कोई क्यों होता है कि नहीं भाई आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा कि बिल्कुल उसकी आजादी है। भारत इसी के लिए पहचाना जाता है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक जाने माने राजनेता हैं। प्रधानमंत्री भी तो पब्लिक फिगर हैं जी, हम तो वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तो उनका तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं दानिश जी, तो प्रधानमंत्री जी ने किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को या किसी भी, आप देखिए एक चीज कभी ये नहीं कहा। आज जीतन राम मांझी जी ने ये भी कहा है जी। कि कई लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं। अभी आप ये क्यों नहीं कर रहे कि अल्लाह पर टिप्पणी करी है, वो भी कहिए आप। कोई बहुत लोग नास्तिक होते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं, तो जबरदस्ती आप मनवाइएगा नहीं ना हमको कि नहीं आपको मानना पड़ेगा। बहुत लोग अल्लाह को नहीं मानना दानिश जी, और ये इस तरह का बयान देना कि वो महापुरुष नहीं है, ये दोनों अलग है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं दानिश जी की जीतन राम मांझी नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानते या फिर वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं? किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते, उनके धर्म कुछ भी बोलने की आजादी है। उन्हें उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता। वो हमेशा मानवता की बात करते हैं जी। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जय श्री राम का उद्घोष करके किसी की हत्या कर दीजिए, नारे है तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के किसी के धार्मिक स्थल को चला दीजिए। जी, तो फिर अपने नाम में जो वो लगाते हैं, तो क्या ये सिर्फ जाति के लिए है कि अपनी जाति की पहचान हो सके? आपका नाम किसने रखा था? आपके परिवार के लोगों ने रखा होगा। जीतन राम मांझी जी का नाम उनके परिवार के लोगों ने रखा है, तो नाम कैसे बदल देंगे? अगर वो होता तो नाम बदल भी देते वो। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी को या किसी को भी आ जाती है, मुझे नहीं लगता दानिश जी कि यदि किसी और ने या विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता, दानिश जी, यदि किसी विपक्ष के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो क्या आप इसे बर्दाश्त करते? क्या आप उस पर पलटवार नहीं करते? मैं बस ये सवाल करना चाहती हूँ आपसे। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब टोपी पहनने से इंकार किया तो हमने जब कोई टिप्पणी नहीं करी। हमने कोई टिप्पणी करी? आपने कोई डिबेट किया था? आपने भी कोई डिबेट नहीं किया होगा। हमने कोई टिप्पणी नहीं करी। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हैं। हमको जिसकी मर्जी, हमको लगेगा कि आपका चैनल दुनिया का नंबर 1 चैनल है तो हम कहेंगे दुनिया का नंबर 1 चैनल है। अब दूसरे चैनल वाले आके कहें कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 चैनल वही है, ये गलत है ना। स्वतंत्रता की बातें वो अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है दानिश जी कि जब हम चुनाव में जाते हैं वोट मांगने तो हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं और फिर आके कहते हैं कि वो हमारे महापुरुष नहीं है। ये भी तो ठीक नहीं है सर। मांझी जी के किसी चुनावी सभा में कोई धार्मिक घोष नहीं होता है, ना ही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। अच्छा, एक बात बस एक बात करते हैं, एक बात हम करते हैं दानिश जी, आपसे एक आखिरी सवाल ही कर लेते हैं। चलिए, जात के नाम पे अक्सर हम वोट मांगते देखते हैं लोगों को। जीतन राम मांझी जी ने भी ऐसा किया। और एनडीए में दानिश जी, एनडीए में जब भी हम देखते हैं बीजेपी की जो भी चुनावी रैली होती है उसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और ऐसे में जब हम वोट मांगने जाते हैं तो जय श्री राम। वोट के बाद जब चुनाव खत्म तो कौन है राम? हम उन्हें महापुरुष नहीं मानते। क्या ये सही है? हमारे किसी कार्यक्रम में कोई भी जय घोष नहीं होता है। हमने पूर्व में भी कहा आपको कि हमारे किसी कार्यक्रम में हम किसी धर्म के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम दुनिया के गरीबों की बातचीत करते हैं। जीतन राम मांझी जी ने कभी दलितों की बातचीत भी नहीं करी। उन्होंने कहा दुनिया के गरीब एक हो, गरीब हर तबके में है। हम गरीबों की बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मुद्दा है रोजगार की, हम बात करें रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गरीबों की बातचीत होती कहाँ? यहाँ तो ज्यादातर बातचीत जातियों की होती है। आप कर रही है ना। आपको विषय आज बनाना चाहिए था कि नौकरियां क्यों नहीं है, तो आप विषय बना रही है कि जीतन राम मांझी वो विषय हम हमेशा बनाते हैं दानिश जी। उस विषय पर हम रोज चर्चा करते हैं कि रोजगार कितना है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये हो जाता है कि राजनीति यहाँ पे रोजगार को लेकर नहीं की जाती, यहाँ पे जातियों पर की जाती है राजनीति। और इसी वजह से ये सवाल आपसे पूछना पड़ा मुझे। स्पष्ट तरीके से कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता है। आप हमसे जबरदस्ती नहीं कह सकती हैं कि दानिश रिजवान है तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको रोजा रखना पड़ेगा। मेरी मर्जी, हम रखे ना रखे, आप हमें थोप नहीं सकती हैं। तो चलिए, आपका कहना है कि जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया है वो बयान सही है, वो दे सकते हैं, उन्हें आजादी है, ऐसा कहना है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान जी का। और आपको ये बता दें, तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दानिश जी। लेकिन चलिए, आज हम आपको ये बता दें कि जो हम सुप्रीमो है जीतन राम मांझी, वो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया में छाए रहते हैं, सुर्खियों में छाए रहते हैं। और ऐसे में एक बार और हम चाहेंगे कि वो बयान आप सुनिए
जब उन्होंने कहा है पुरुषोत्तम राम, जो कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिनको लेकर राजनीतियां होती है, राम मंदिर को लेकर आपने सुना होगा कितनी राजनीति हुई। जब भी कोई चुनाव रैली होती है तो भी राजनीति होती है धर्म के नाम पर, और ऐसे में जब जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है तो जरा आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, तो जब धर्म और राजनीति दोनों को जोड़ दिया जाता है तो फिर सियासत एक नया रूप लेती है, और ऐसा ही किया है फिलहाल जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, और ऐसे में ये बयान देना कि राम महापुरुष नहीं है, ये बयान उनका कितना कह सकते हैं कि इस बयान को लेकर कितनी खलबली मचती है। और जो दिग्गज नेता हैं, जो एनडीए के दिग्गज नेता है, क्योंकि बीजेपी उनसे लगातार सवाल कर रही है, और अब देखना यह होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार जो गलत होता है, जो गलत बयानबाजी करता है, उस पर वो मुखरता से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। हेमंत सोरेन के बयान पे उन्होंने प्रतिक्रिया रखी। अब देखना यह होगा कि जब उन्हीं के एनडीए के, यानी कि उन्हीं के गठबंधन के जब एक वरिष्ठ नेता ने इस तरह का बयान दिया है, तब उस पर वो किस तरह की प्रतिक्रिया देखते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा होने का, और यहाँ पे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।